हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो है अपने चैप्टर सेकंड जो चैप्टर है हमारा उसकी शुरुआत की हुई है और चैप्टर सेकंड में जो है हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू किए हुए हैं। कल जो है हमने 1 to 5 अपने शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और वो बहुत ही ज़्यादा इजी थे क्योंकि सेम क्वेश्चन जो है आपने कई बार एक्सरसाइज में भी करे थे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में भी किए थे और चैप्टर में भी बार बार आपने वही सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो आज हमारा है सबसे पहले सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है आपका, खनिज क्षेत्र क्यों घने बसे हुए होते हैं, कारण बताइए। खनिज क्षेत्र यानी कि खनिज क्षेत्र कौन से होंगे जहाँ पे हमें खनिज या मिनरल्स की प्राप्ति होती है, जहाँ बड़ी बड़ी खानें होंगी, खदानें होंगी, जहाँ से हमें खनिज प्राप्त हो, अयस्क प्राप्त हो। तो खनिज क्षेत्र अधिक घने बसे हुए होते हैं क्योंकि जो खनिज क्षेत्र है उनका जो उद्योगों को जो है वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये रोज़गार उत्पन्न करते हैं। कुशल और अकुशल श्रमिक यानी कि जिन्हें काम करना आता है या जिन्हें काम करना नहीं आता तो वो काम करते करते जो है सीख भी जाते हैं, इन्हीं क्षेत्रों में आकर बस जाते हैं क्योंकि उन्हें जो है रोज़गार की प्राप्ति होती है। रोज़गार में जो है उन्हें पैसा मिलता है, रहने के लिए स्थान मिलती है, पेट भरने के लिए भोजन मिलता है और पैसों से जो है वो अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका की जाबिया में जो है तांबा पेटी, झारखंड में जो है सिंहभूम जो है इसके उदाहरण हैं क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े अधिक से अधिक मात्रा में हमें खनिज प्राप्त होते हैं। खनिज जो है उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इससे लोगों को जो है रोज़गार प्राप्त होता है, सभी लोग काम करना सीख जाते हैं, इसी कारण जो है खनिज क्षेत्र अधिक बसे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगरीकरण प्रवासियों को क्यों आकर्षित करता है। तो नगरीकरण के कारण जो है मेगा नगरों का यानी कि बड़े नगरों का विकास हो रहा है। ये नगर जो है रोज़गार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। वही बात है ना, सबसे ज़्यादा लोगों को क्या आकर्षित करता है, रोज़गार, क्योंकि रोज़गार होगा, कमाने के साधन होंगे, तभी हम जो है अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। तो नगरीकरण में भी जो है नगरों से रोज़गार प्राप्त करने के अच्छे अवसर लोगों को प्राप्त होते हैं। यहाँ परिवहन सुविधा के साथ साथ जो है शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। इन्हीं के कारण जो है लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निवास स्थान के आधार पर विश्व की जनसंख्या को 2 समूहों में वर्गीकृत करें, प्रत्येक समूह की विशेषता भी बताइए। तो निवास स्थान के आधार पर जो है विश्व जनसंख्या को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है ग्रामीण जनसंख्या, दूसरा है नगरीय जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या में क्या आता है, गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। अब इसकी विशेषता क्या है कि इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि और कृषि कार्यों से जुड़ा होता है। दूसरा, इनका जीवन स्तर जो है वो निम्न होता है। नगरीय जनसंख्या, नगरों में रहने वाली जनसंख्या को जो है नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। विशेषता क्या है, इनका मुख्य व्यवसाय उद्योग व सेवाओं से जुड़ा हुआ होता है और इनका जो जीवन स्तर है वो उच्च स्तर का होता है। आगे है हमारा 9th क्वेश्चन, वृद्धि दर कितने प्रकार की होती है। तो वृद्धि दर जो है वो 2 प्रकार की होती है, ये हम कई बार कर चुके हैं, धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। जब 2 समय बिंदुओं के बीच में जो है जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तो उसे जो है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वृद्धि दर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, इसलिए इसे धनात्मक वृद्धि दर कहा जाता है। ऋणात्मक वृद्धि दर में क्या होता है, जब 2 समय बिंदुओं के बीच जन्म दर मृत्यु दर से कम होती है तो उसे जो है ऋणात्मक वृद्धि दर कहा जाता है। इसमें जो है जनसंख्या कम हो जाती है, घट जाती है, तो इसे जो है ऋणात्मक वृद्धि दर कहा जाता है। आगे है हमारा जनसंख्या परिवर्तन के अर्थ
वह महत्व पर जो है नोट लिखें या उसको संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। एक क्षेत्र में रह रहे लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। यानी कि जहाँ एक क्षेत्र में जो लोग रह रहे होते हैं उनमें जो परिवर्तन आ जाता है उनकी संख्या में, तो उसे जो है जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी, यानी कि ये बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है। जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ क्या है? समय और स्थान को ध्यान में रखते हुए जो है जनसंख्या सदैव बदलती रहती है, यानी कि कभी कम कभी ज़्यादा जो है वो होती रहती है। जनसंख्या परिवर्तन में जो है असमानताएं पाई जाती हैं। यदि किसी क्षेत्र में मानव जीवन की जो उसके अनुकूल ना हो कोई क्षेत्र, या प्रकृति का प्रकोप ना हो, खाद्य की आपूर्ति बनी रहे, तो वहाँ जो है समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ती रहती है। यानी कि अब आपको जहाँ अपनी ज़रूरतों के सभी संसाधन आसानी से मिलते रहेंगे तो आप जो है उस स्थान पर रहना अधिक पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सलाह भी देंगे कि आप जो है उस स्थान पर आके रहें, क्योंकि वहाँ पर जो है सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऐसे स्थानों पर क्या होगा? जनसंख्या अधिक होगी। इसके विपरीत जहाँ खाद्य की आपूर्ति कम होगी, प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी और पर्यावरण की दशाएं भी उनके अनुकूल नहीं होगी, तो वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है। यानी कि जो चीज़ हमारे अनुकूल नहीं होती, जो हमारे हिसाब से नहीं होती, तो वहाँ क्या होता है? जनसंख्या प्रतिदिन घटती रहती है। अब जनसंख्या का महत्व क्या है? जनसंख्या परिवर्तन जो है क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठ का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यानी कि हमें क्या क्या पता लगता है जनसंख्या परिवर्तन से? कि कोई क्षेत्र कितना आर्थिक रूप से मजबूत है, वहाँ का सामाजिक स्तर कैसा है, ऐतिहासिक रूप से कितना विकसित है और कौन कौन सी संस्कृतियों का वहाँ पालन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में द्रुत गति से जनसंख्या बढ़ने पर वहाँ के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रुत गति यानी कि तीव्र गति से, तेजी से, यानी कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि विकास की उपलब्धियों को जो है मिटा देती है। वो कि उस पर जो है एक टिप्पणी कीजिए। यानी कि जब जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से होगी तो क्या क्या मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ेगा। संसार में बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है कई आर्थिक व सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। पहला क्या है? घरों की समस्या। जब एक स्थान पर जनसंख्या बढ़ने लग जाएगी तो लोगों के रहने का जो स्थान है वो भी कम पड़ने लगेगा। बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है घरों की कमी हो जाती है। यही कारण है कि कई देशों में कई मंजिल ऊंची गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही हैं। आप देखते हो ना कि बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई जाती हैं और उनमें फ्लैट सिस्टम कर दिया गया है कि आपको जो है रहने के लिए एक ये हिस्सा दे दिया जाएगा, उसमें जो है कई परिवार एक साथ रह सकते हैं। ये क्या कारण है इतनी बड़ी बड़ी गगनचुंबी आकाश को छूने वाली इमारतें बनाने का? क्योंकि जनसंख्या जो है बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त लाखों लोग जो है नगरों के निकट झोपड़ियों में भी निवास करते हैं। तो जो उनके बजट से बाहर होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, अब उनके सिर्फ वो अपना दिन का कमाते हैं और खाते हैं, ऐसे लोग जो हैं झुग्गी झोपड़ियों में भी निवास करते हैं। दूसरा क्या है? बेरोज़गारी। जनसंख्या में वृद्धि के कारण जो है बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। सभी लोग जो है अपने लिए रोज़गार उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। भोजन की समस्या। जनसंख्या के बढ़ने से जो है कई क्षेत्रों में भोज्य पदार्थों में कमी हो रही है। कई जगह जो है आधुनिक साधनों का प्रयोग करके कृषि पदार्थों का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। फिर भी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनाज जो है दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। क्या है कि अब जनसंख्या बढ़ रही है तो खाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। सभी के लिए जो है भोजन
आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए जो है हमें अन्य देशों से वो आयात करना पड़ता है। निम्न जीवन स्तर, अब क्या है, ना तो रोज़गार मिलेगा, ना रहने के लिए जगह मिलेगी, तो जो हमारा जीवन का स्तर है वो भी गिरता चला जाएगा। निर्धनता बढ़ने के कारण जो है, गरीबी बढ़ने के कारण जो है लोगों को अपनी ज़रूरतों के सभी साधन भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव, बढ़ती जनसंख्या से जो है खाद्यान्नों की पूर्ति के कारण जो है कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ जाता है। किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने का प्रयास करते हैं। बचत की कमी, अब क्या है, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जो है चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि एक ही वस्तु का प्रयोग जो है ज़्यादा लोग करने लग जाएंगे। जब एक वस्तु का प्रयोग ज़्यादातर लोग करने लग जाते हैं तो कीमतें जो हैं अपने आप ही बढ़ जाती है, तो इससे जो है लोगों के पास बचत कुछ भी नहीं हो पाती है। स्वास्थ्य क्या है, जनसंख्या बढ़ने से स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से जो है नगरों में गंदगी बढ़ जाती है, जिससे बीमारियां जो हैं वो बढ़ने लगती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अशोधित जन्म दर क्या होती है, इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या है। किसी वर्ष विशेष में जन्मे सजीव बच्चों की संख्या, यानी कि जो लोग जी रहे हैं उसी वर्ष की मध्यवर्षीय जनसंख्या के अनुपात को अशोधित जन्म दर कहते हैं। यानी कि एक वर्ष की जो जनसंख्या चल रही है उसके बीच में जब हम जनगणना करते हैं और उसी बीच जो जन्मे बच्चे होते हैं उनकी जो दर होती है जन्म की, उस दर के बीच और जनसंख्या के बीच जो अनुपात होता है उसे अशोधित जन्म दर कहा जाता है। अशोधित जन्म दर निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक वर्ष में सप्राण यानी कि जन्म लिए हुए बच्चों की संख्या बटे में उसी वर्ष की मध्य की कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि प्रति 1000 के पीछे की जो पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं उसे जो है जन्म दर कहा जाता है। जन्म दर को जो है प्रति 1000 में ही मापा जाता है। तो CBR क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट। BI क्या हो गया, बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इसको CBR अशोधित जन्म दर को हम क्या कहते हैं, CBR को क्या कहते हैं, क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। और BI क्या होता है, बर्थ ड्यूरिंग द ईयर। P का मतलब क्या हुआ, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द ईयर। तो यद्यपि यह विधि क्या है, विधि सही निरूपण करती है, इसमें कुछ गलतियां भी पाई जाती हैं। इसकी गणना करते समय जन्म न दे सकने वाले व्यक्ति क्या हैं, जैसे पुरुष, बालिकाएं, वृद्ध, स्त्रियां इत्यादि भी शामिल किए जाते हैं। और क्या है, यह माप इसलिए भी अपरिष्कृत है क्योंकि इससे संबंधित जनसंख्या की आयु, लिंगानुपात, वैवाहिक स्तर को जो है ध्यान में नहीं रखा जाता है। हाँ जी बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने क्या किया था, अशोधित जन्म दर। अब है हमारा अशोधित मृत्यु दर क्या होती है। तो जहाँ वो जन्म लेने वालों की संख्या थी, यहाँ अब हम क्या कर देंगे, किसी वर्ष विशेष में मरने वालों की संख्या तथा उसी वर्ष की जो मध्यवर्षीय जनसंख्या के बीच का जो अनुपात होता है उसे अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। अब इसको निकालने का सूत्र क्या है हमारा, एक वर्ष में मृत्यु हुई मरे हुए लोगों की संख्या बटे में उसी वर्ष की मध्य की जनसंख्या। आप देखिए दोनों के बीच कॉमन में क्या है, जन्म दर के बीच में और मृत्यु दर के बीच में कॉमन क्या है कि उसी वर्ष के मध्य के बीच में, यानी कि बीच की जो कुल जनसंख्या है वो। और जब हमें जन्म दर निकालनी होती है तो हम जन्मे बच्चों की संख्या गिन लेते हैं, और जब हमें मृत्यु दर निकालनी होती है तो हमें मरे हुए लोगों की संख्या निकाल लेते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या था, CBR था, क्रूड बर्थ रेट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, CDR क्या हो जाता है आपका, क्रूड डेथ रेट। D से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेथ, और P से क्या आ जाएगा, मिड ईयर पॉपुलेशन एरिया। अब इसके मापने का दोष क्या है
क्योंकि कुल जनसंख्या का जो स्रोत है वो जनगणना होती है, जबकि मृत्यु की संख्या का स्रोत जो है पंजीकरण। दो भिन्न भिन्न स्रोतों से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनके बीच जो है काफ़ी अंतर पाया जाता है, इसलिए यह सांख्यिकी विश्लेषण की एक अवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी गई है। और क्या है, इसमें औसत मृत्यु दर निकाली जाती है, अर्थात इसमें कम और अधिक मृत्यु दर वाले दोनों आयु वर्ग युवाओं की अपेक्षा जो है मृत्यु दर अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, औद्योगिक क्षेत्र घने बसे हुए क्यों होते हैं। अभी आपने पीछे किया था कि खनिज क्षेत्र अधिक बसे हुए होते हैं, अब आ गया है आपका वही बात होती है कि ये इसलिए अधिक घने बसे हुए होते हैं क्योंकि इन्हें जो है रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग जो है उद्योगों के इर्द गिर्द आकर बस जाते हैं। जापान का कोब ओसाका प्रदेश जो है इन उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ क्षेत्र हो गया है। तो भविष्य में क्या है, हमारा अगला प्रश्न है, भविष्य में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। इस समय जो है जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है। यह दर विकसित व विकासशील देशों में भिन्न भिन्न है, ये सभी में अलग अलग है। विकसित जनसंख्या वृद्धि दर जो है 0.1% तक हो गई है, जबकि विकासशील देशों में यह जो वृद्धि दर है घटकर 1% तक पहुंच गई है। एक अनुमान के हिसाब से जो है यह कहा जा सकता है कि 2010 तक जो है विश्व की जनसंख्या 6.8 बिलियन और 2025 तक जो है 10 बिलियन हो जाएगी। 25 वर्षों में जो है विश्व जनसंख्या में वृद्धि का 98% जो भाग है विकासशील देशों में ही होगा। वर्तमान में जो है विकसित देशों में कुल जनसंख्या का 20% भाग ही शामिल है, जो कि 2025 तक केवल 15% ही रह जाएगा। अब जो देश पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं वहाँ जनसंख्या बढ़ने के कम चांसेस हैं, जबकि जो विकासशील देश हैं, जो लोग अब उन्नति कर रहे हैं, वहाँ जनसंख्या बढ़ने के ज़्यादा चांसेस दिखाई देते हैं।